त्यातून 2-3 राहिले. हा? नाही ते 2 चॅप्टर थर्मोडायनामिक्स 3 सॉरी थर्मोडायनामिक्स हो. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम लोगों ने आरसीसी किया, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन। अच्छा, आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? ठीक है, चलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इंक्लिनेशन, फिर स्लोप, इंटरसेप्ट्स, फिर वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म में भी अपन क्या करते हैं? जीरोथ फॉर्म, फिर स्लोप इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे दिमाग में आना फटाफट, रिवीजन करते हैं ना, तो ऐसे फटाफट दिमाग में आना कि क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिर एंगल बिटवीन लाइंस, फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द लाइन, फिर पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये सब अपन पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, तो ये सब हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, तो जब अपन रिवीजन करते हैं ना, तो अपने दिमाग में भी ऐसा फ्लो आना
और रिवीजन ही नहीं, जब अपन प्रैक्टिस करते हैं ना तो दिमाग में ऐसे घूमते रहना कि क्या-क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, तो क्या रिमार्क्स पढ़े हैं। तो जब वो बार-बार दिमाग में घूमता है ना, तो फिर तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है कि फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन की पर्टिकुलर अप्रोच ही स्ट्राइक करती है। और वो क्या है, बार-बार दिमाग में घुमाते रहना पड़ता है कि आपने क्या-क्या पढ़ रखा है, आपको क्या-क्या टॉपिक्स पता है। ठीक है? सो स्ट्रेट लाइन, तो इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लाने से पहले ना अ थोड़े छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन क्या होता है? तो इंक्लिनेशन एंगल मेड बाय द तो एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जब एरो लगा है ना, तो देखो अगर मैं एरो नहीं लगाऊंगा तो जस्ट एंगल, लेकिन एरो लगाया है ना तो मतलब दिस इज स्पेसिफिक। तो इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन in anti-clockwise direction with positive x-axis. नेक्स्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल पाई होती है। ये पाई पे क्लोज इंटरवल होता है, यहाँ पे ध्यान देना। पाई पे क्लोज इंटरवल होता है, यहाँ पे ध्यान देना। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट भी सोचता है सर जब 0 आ ही चुका है तो अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 आएगा, और लाइन अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो इंक्लिनेशन 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट, अगर लाइन मान लो लाइन कुछ ऐसी है और ये 135 डिग्री है तो इंक्लिनेशन कितना हुआ? 135 डिग्री। लाइन ऐसी है कुछ और ये 135 डिग्री है तो इंक्लिनेशन कितना हुआ? 45 डिग्री। तो इंक्लिनेशन होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, स्टूडेंट भी सोचता है एक बार के लिए, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 आ चुका तो पाई पे क्लोज इंटरवल क्यों है? तो पाई पे क्लोज इंटरवल क्यों है? कोई भी जब लाइन थीटा बनाती है तो उसका एक सप्लीमेंट्री भी बनेगा। तो जब एक एंगल बनेगा तो उसका सप्लीमेंट्री भी बनेगा। तो इधर 15 बना तो ये 165। तो इस वो भी एक इंक्लिनेशन है, तो वो भी पार्ट ऑफ इंक्लिनेशन है। तो जब 0 बनेगा तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? पाई। तो वो भी एक इंक्लिनेशन है, वो भी एक इंक्लिनेशन है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन और इंक्लिनेशन में फर्क है। एंगल बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इंक्लिनेशन, दोनों में फर्क है। तो दोनों में फर्क क्या है? एंगल हमेशा एक्यूट होता है, एंगल हमेशा एक्यूट होता है। इंक्लिनेशन जबकि क्लोज इंटरवल 0 से पाए तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है तो ये इंक्लाइंड है तो इंक्लिनेशन इसका 135 डिग्री है। लेकिन अगर एंगल यहाँ पे अगर देखें तो 135 डिग्री, तो यहाँ एंगल बोलेंगे 45 डिग्री। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल आंसर करते हैं, पर 3D में ऐसा नहीं है। 3D में एंगल बिटवीन लाइंस ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, उसके पीछे है डायरेक्शन रेशियोज। तो वहां पे वो डायरेक्टेड लाइन होती है, और डायरेक्टेड लाइन बिकॉज ऑफ द वेक्टर, तो वो वेक्टर की वजह से डायरेक्टेड लाइन होती है। और वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। तो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, तो डायरेक्टेड लाइन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है 3D में, पर 2D में नहीं। 2D में एक्यूट एंगल, 2D में एक्यूट एंगल ही होता है। नेक्स्ट, अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये इक्वल एंगल्स बना रही है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इंक्लिनेशन कितना होगा? 135 डिग्री। और एक और पॉसिबल है, ये इक्वली इंक्लाइंड है 45 डिग्री, तो इंक्लिनेशन कितना हो गया? 45 डिग्री। तो अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो थीटा 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री होगा। नेक्स्ट है स्लोप। स्लोप इज आल्सो नोन एज अ ग्रेडियंट। तो ये बहुत रेयरली मिलेगा, पर फिजिक्स में जनरली मिलेगा। फिजिक्स में जनरली इंक्लाइंड, ग्रेडियंट ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो स्लोप इज आल्सो नोन एज अ ग्रेडियंट। तो ये क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एन इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ एन इंक्लिनेशन। कई बार लैंग्वेज में ना क्वेश्चन में टेंजेंट वर्ड यूज होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि एओडी में टेंजेंट बहुत पढ़ते हैं ना, और कोनिक सेक्शन में भी टेंजेंट नॉर्मल बहुत पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट के दिमाग में वो टेंजेंट लाइन बैठी होती है। तो कभी भी ध्यान देना, टेंजेंट ऑफ तो इसका मतलब है tan थीटा, और टेंजेंट एट या टेंजेंट टू द कर्व, तब लाइन की बात होती है तब। तो जैसे पैराबोला में ये कोई टेंजेंट है, तो टेंजेंट ऑफ एन इंक्लिनेशन इज अ tan थीटा। तो ये tan, तो ट्रिगो की बात कर रहे हैं। और जब टेंजेंट एट टेंजेंट टू द कर्व, तो फिर कोनिक सेक्शन के टेंजेंट नॉर्मल या एओडी के कैलकुलस की टेंजेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो स्लोप कितना होता है, tan थीटा, एंड स्लोप इज डिनोटेड एज m। तो जैसे 3D में डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो वहां L M N डिनोट किया जाता है, और वो होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। यहाँ पे होता है m इज इक्वल टू tan थीटा। और कभी भी दिमाग में बिठा लो, कभी भी कोई लाइन है उसका कुछ ना कुछ स्लोप है, हर लाइन का स्लोप है। और स्लोप को हमेशा ऐसे देखो, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्लोप को हमेशा एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मतलब थीटा, अगर मान लो स्लोप 0 है, तो यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी थीटा 0 है। स्लोप अगर पॉजिटिव है, तो यानी लाइन एक्यूट एंगल है। स्लोप अगर इंफिनिटी है, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और स्लोप अगर नेगेटिव है, तो यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो कभी भी स्लोप को जब देखोगे ना, तो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे स्लोप अगर 1 है, तो यानी 45 डिग्री एंगल पर है। स्लोप यानी √3 है, तो एंगल 60 डिग्री पर है। स्लोप अगर 1/√3 है, यानी एंगल 30 डिग्री है। स्लोप अगर -1 है, तो यानी 135 डिग्री पे। तो कभी भी जब स्लोप की वैल्यू दी है ना, तो स्लोप मत सोचो, उसको एंगल सोचो। स्लोप की वैल्यू मतलब तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए लाइन का ओरिएंटेशन। स्लोप की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए लाइन की ओरिएंटेशन, तो बहुत फास्ट जाएगा। तो स्लोप पॉजिटिव एक्यूट एंगल, स्लोप नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल, स्लोप 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इंफिनिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट है, अगर 2 पॉइंट्स दे रखे तो स्लोप क्या होगा। तो अगर 2 पॉइंट्स दे रखे a x1 y1, b x2 y2। अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है, और एक ही लाइन पास होगी तो एक इंक्लिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो उसका स्लोप कितना होगा। तो स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी 2 पॉइंट का स्लोप आ गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगेन कभी भी स्लोप सोचना है लाइन का ओरिएंटेशन, क्योंकि स्लोप एक लाइन से ही आया है, स्लोप हमेशा एक लाइन से आया है। तो जब भी स्लोप सोचेंगे लाइन का ओरिएंटेशन, जब भी स्लोप सोचेंगे तो लाइन का ओरिएंटेशन। सेकेंड रिमार्क, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप इज 0। लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप इज इंफिनिटी, और स्लोप इंफिनिटी हो सकता है। अब बच्चे सोचते हैं सर इंफिनिटी तो कभी मिलता नहीं है, तो स्लोप इंफिनिटी कैसे हो सकता है। एक्चुअली इसका फंडा क्या है ना, इंक्लिनेशन है प्रॉब्लमेटिक। तो थीटा 90 डिग्री है, अब tan थीटा में थीटा 90 नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू कैलकुलस। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता, पर 2D के हिसाब से एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो हो ही सकती है ना। तो 2D के हिसाब से लाइन थीटा 90 डिग्री हो सकता है, तो उस केस में स्लोप इंफिनिटी बोलेंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना कि 2D के हिसाब से स्लोप इंफिनिटी हो सकता है, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, पर कैलकुलस के हिसाब से थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लाइन इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइन इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो थीटा होगा 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, तो स्लोप आ जाएगा +-1, तो स्लोप होगा +-1। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स ये डिस्टेंस अलोंग एक्सिस विथ साइन होती है, विथ साइन। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, इट्स लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भी नेगेटिव पॉसिबल है, प्रोजेक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। तो बच्चों के दिमाग में बैठा होता है प्रोजेक्शन इज अ लेंथ, पर प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव।
वो नेगेटिव का मतलब है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही थी, तो नेगेटिव एक्चुअली तुम्हें इंडिकेशन दे रही है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ओके, तो इंटरसेप्ट होता है डिस्टेंस अलोंग एक्सिस विद साइन। तो जैसे अगर ये कोई लाइन है तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाई एक्सिस को जहां कट करेगी उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को जहां कट करेगी उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। नेक्स्ट थोड़ा और आगे, तो यहाँ पे अगर देखिए तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उस केस में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट 0 है, उस केस में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट 0 है। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई इंटरसेप्ट फाइनाइट है, तो वाई इंटरसेप्ट फाइनाइट है पर एक्स इंटरसेप्ट इंफिनिटी है। और लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में वाई इंटरसेप्ट इंफिनिटी है और एक्स इंटरसेप्ट फाइनाइट है। किसी का माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है? देख लेना। नेक्स्ट है, अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, नहीं, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, नॉन जीरो क्यों दिखा? कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही। देखो कभी भी क्वेश्चन में ना, जब भी कोई स्पेसिफिक वर्ड आते हैं ना तो उसको हाईलाइट कर दिया करो, और पढ़ते पढ़ते दिमाग में बिठा लो कि ये वर्ड कुछ कर सकता है। तो कई बार क्वेश्चन में आते भी हैं जैसे नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, तो बच्चे फंस जाते हैं इसमें। कई बार नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव में ही फंस जाते हैं, तो फ्लो में नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड दिखता है, उनको लगता है कि पॉजिटिव वाला पूछा है, पर लेस देन इक्वल टू 0 वाला पूछा होता है। तो कभी भी जब क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिक वर्ड मिलता है ना, नॉन जीरो, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, मे बी, मे नॉट बी, मस्ट नॉट बी, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, तो ऐसे वर्ड्स को कैच किया करो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो नॉन जीरो का मतलब है कि वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसका ये इंटरप्रिटेशन है। और इक्वल इंटरसेप्ट्स है, तो इक्वल इंटरसेप्ट से तो एक ये होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो थीटा कितना आ रहा है? 135 डिग्री, तो स्लोप कितना आएगा? -1, तो स्लोप आ जाएगा -1। नेक्स्ट है इक्वल इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड। तो इस बार क्या हो रहा है? साइन डजंट मैटर, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स इन मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या हो रहा है? साइन डजंट मैटर, तो मैटर क्या कर रही है? लेंथ। तो इस बार ये भी पॉसिबल है और इस बार ये भी पॉसिबल है। इसके केस में 45 डिग्री होगा, इसके केस में 135 डिग्री होगा। तो इंक्लिनेशन 45 डिग्री और 135 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? +-1, स्लोप आ जाएगा +-1। और इसने नॉन जीरो के लिखा नॉट पासिंग थ्रू रीजन, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाले केस में भी तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बराबर है, लेकिन इसमें क्या होगा? इंक्लिनेशन फिक्स नहीं होगा, तो ये क्या होगी? फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? फैमिली ऑफ लाइंस आ जाएगा। फैमिली ऑफ लाइंस इस केस में होगी y इक्वल टू mx, यानी y माइनस mx इज इक्वल टू 0। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस बन जाएगी। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहला है जीरोथ फॉर्म। जीरोथ फॉर्म का मतलब होता है एक तरफ जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन का, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल x और y, टू वेरिएबल x है
y, तो 2 वेरिएबल x एंड y, लीनियर x की पावर 1 y की पावर 1, इसका ये मतलब है। तो जो भी ऐसी दिखेगी वो लाइन होगी। अब और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सपोज 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, x और y की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने ऐसे x और y की वैल्यू निकालना चालू किया कि भाई कौन से x और y की वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने रख रख के देखा 0 2 2 0 1 4/3 -1 8/3। तो मैंने रख रख के देखा तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो और ये पॉइंट्स ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो 1 2 0 2 2 0 1 4/3 -1 8/3। ये तो मैंने 4 ही किए, पर ऐसे इनफाइनाइट्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट्स हैं। तो जब उन इनफाइनाइट्स को मैंने लोकेट किया, और जब मैंने उन इनफाइनाइट्स को लोकेट किया, तो मुझे पता चला कि इन इनफाइनाइट पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को जब मैंने 2D पे लोकेट किया, तो 2D पे लोकेट किया तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दिया, तो विच इज अ लाइन। तो ये लाइन है, तो ये वो लाइन है। तो 2D पे जब मैंने उसको लोकेट किया तो वो लाइन है। तो इस लाइन में ये कंटिन्यूस दिख रही है अपने को। देखो ये लाइन अपने को कंटिन्यूस दिख रही है, पर इसमें ना इनफाइनाइट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इनफाइनाइट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन कितना ही जूम कर लो तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हमेशा रहेंगे। तो दिस लुक्स लाइक अ कंटिन्यूस, दिस लुक्स लाइक अ कंटिन्यूस। तो एक्चुअली ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है, सॉल्यूशंस। अब तुम डायरेक्ट ध्यान रखो, दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो जीरो फॉर्म का मतलब होता है कि एक तरफ जीरो, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ हो, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ हो। अब उल्टा ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। तो जैसे एक हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस केस में क्या होता है, एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, ऐसी एक ही लाइन होगी। तो पॉइंट दे रखा है x1, y1 और स्लोप दे रखा है m। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन मतलब है x और y का पाथ, x और y का पाथ। अब x और y का पाथ क्या होगा, लोकस। तो यानी लोकस, और लोकस मतलब कंडीशन। तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा इस केस में सेटिस्फाई करे। तो वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब तुम इसको फॉलो कर सकते हो। कभी भी मुझे लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, मुझे कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। मुझे कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ये क्या होगा ना, इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट करेगा। इस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को वो फाइंड आउट करेगा इस इक्वेशन से। x रखते जाओ y मिलता जाएगा, x रखते जाओ y मिलता जाएगा। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होता है, दो पॉइंट दिए रहते हैं। जैसे a दिया x1 y1, b दिया x2 y2। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब दो पॉइंट दे रखे तो स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट के लिए बात हो रही है। तो ये जो इंटरसेप्ट वर्ड बोला है वो y इंटरसेप्ट के लिए है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्लोप दे रखा है m और y इंटरसेप्ट दे रखा है c।
y इंटरसेप्ट c दे रखा है, तो पॉइंट हो जाएगा 0, c। तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। इसको तमीज से लिखा तो ये y इक्वल टू mx प्लस c है। इसको तमीज से लिखा तो ये y इक्वल टू mx प्लस c है। y इक्वल टू mx प्लस c है। ये हमें हेल्प करता है लाइन को प्लॉट करने में। ये हमें हेल्प करता है लाइन को प्लॉट करने में। देखो कैसे, अगर स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, थोड़ा और समझते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c में जो m है वो स्लोप है, और स्लोप ओरिएंटेशन होता है। और स्लोप क्या होता है? ओरिएंटेशन, यानी लाइन की एंगल। एंगल बोल दो, डायरेक्शन बोल लो, कि लाइन किस एंगल पे जा रही है। और ये होता है y इंटरसेप्ट। और मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए। मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए। मेक श्योर कि कोएफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए। तो y इक्वल टू mx प्लस c मुझे हेल्प करती है लाइन को प्लॉट करने में। कैसे? अगर स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव एक्यूट एंगल, इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस को ऊपर कट करेगी। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल, इंटरसेप्ट नेगेटिव यानी एक्स एक्सिस को नीचे, यानी एक्स एक्सिस को नीचे कट करेगी। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव यानी ऑब्टूज एंगल, इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव यानी ऑब्टूज एंगल और वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा। अगर C0 होगा तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगी। C0 होगा तो लाइन पासिंग थ्रू हो जाएगी। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 प्लॉट किया था। तो उसको प्लॉट करने का एक इजी तरीका क्या निकाला? x को 0, y 2 आ जाएगा। x को रखा 2, y आ जाएगा 0। नहीं, अच्छा वो मिस्टेक हुआ मेरे से, ये 3,0 होगा, 3,0। ठीक है, तो ये एक्चुअली 0,2 और ये 3,0। तो हमने लाइन को प्लॉट किया था, तो x 3,0। तो इसको एक इजी तरीका है कि दो पॉइंट आ गए 0,2 और 3,0, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है। तो ये आ जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,2, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक ही लाइन होती है। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक ही लाइन होती है। तो यहाँ पे ये भी एक तरीका है कि पॉइंट्स लोकेट कर लिया। दूसरा नहीं तो y इक्वल टू mx प्लस c, वो बहुत अच्छा है और वही करना चाहिए तुमको। तो इसको लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 x प्लस 2 लिखा है। तो इसका मतलब है स्लोप इज नेगेटिव एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो लाइन ऐसी होगी। स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो लाइन इस तरह से होगी। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c हमें हेल्प करती है लाइन को प्लॉट करने में, बहुत फास्ट जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c में लिखो। तो y इज इक्वल टू माइनस 3x/2 माइनस 3। तो देखो, तो नेगेटिव स्लोप यानी ऑब्टूज एंगल, नेगेटिव इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को नीचे कट करेगी। तो दिस इज द लाइन। ये आना चाहिए पूरी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इक्वेशन देखते ही तुम्हें दिमाग में प्लॉटिंग आ जानी चाहिए। इक्वेशन देखते ही लाइन की प्लॉटिंग आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट का मतलब है दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं। तो x इंटरसेप्ट ए दे रखा है, y इंटरसेप्ट बी दे रखा है। तो इससे मुझे दो पॉइंट मिल गए, क्योंकि x इंटरसेप्ट a, 0, y इंटरसेप्ट 0, b। तो दो पॉइंट मिल गए तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। स्लोप हो जाएगा b माइनस 0/0 माइनस a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b बाई a x माइनस a। इसको तमीज से लिखेंगे तो ये x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x के नीचे जो लिखी हुई है इट्स अ x इंटरसेप्ट, और y के जो नीचे लिखा हुआ है इट्स अ y इंटरसेप्ट। तो x इक्वल टू 1, तो x के नीचे जो लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट, और y के नीचे जो लिखा है वो b जो लिखा है y इंटरसेप्ट। और ये देखो प्लॉट करने में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये जाएगा x अपॉन 2x बाई 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो देखो
इंटरसेप्ट कितना हो गया 3, y इंटरसेप्ट कितना हो गया 2, तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द लाइन, तो दिस इज द लाइन। तो ये इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब लाइन की इक्वेशन एक सेम ही है, बस शक्ल अलग अलग दिख रही है। मैं 2 को 2 नहीं लिख रहा, कभी √4 लिख रहा हूँ, कभी log 100 लिख रहा हूँ, कभी √2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, पर 2 2 ही है। √4 log 100 √2 का स्क्वायर सब सेम ही चीज है, बस शक्ल अलग अलग लिखी है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। वही जैसे स्टूडेंट का घर का नाम और स्कूल का नाम। ओके, तो होता क्या है कि इसकी हेल्प से हम लोग लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक चीज ध्यान देना, ये तभी यूज करना जब a एंड b आर नॉट 0, अदरवाइज दिस इज वेरी डेंजरस। ये तभी यूज करना जब a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखे हैं, तो डिनोमिनेटर में लिखे तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 पे काम करेगी है, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो ये एक्चुअली नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ही काम करती है, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन काम नहीं करती। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, तो ये जस्ट बी केयरफुल कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी यूज करते हैं वो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, ए और बी नॉट इक्वल टू 0, है ना। ओके, 5 मिनट का ब्रेक। अरे यार,
ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑल्सो नोन एज अ परपेंडिकुलर फॉर्म। तो इसमें भी दो इंफॉर्मेशन दी होंगी और लाइन की इक्वेशन निकालने है, पर इसकी इंफॉर्मेशन देने का तरीका थोड़ा अलग है। इसका इंफॉर्मेशन देने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये कैसे इंफॉर्मेशन देता है, अल्फा एंगल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। अल्फा एंगल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है। तो अल्फा एंगल पे परपेंडिकुलर के जो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी बात कर रहा है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो ये अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट ये ओ ए बी, ये पी ले लो। तो ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी, तो ट्रायंगल ओ ए पी में बेस दे रखी है पी, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, पी सेक अल्फा। सेम ऐसे ही ट्रायंगल ओ पी बी, ट्रायंगल ओ पी बी में परपेंडिकुलर पी है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा पी कोसेक अल्फा। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन पी सेक अल्फा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो p cosec अल्फा इक्वल टू 1। इसको लिखा तमीज से, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड का मतलब है ये प्लस होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये कॉस होगा, ये साइन होगा, साइन y के साथ होगा, कॉस के साथ x होगा, और ये p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जो कि पॉजिटिव होगी। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब ये ऐसा ही होना चाहिए। तो जब ऐसा ही होगा तो वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल x sin 150 डिग्री, x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री इज इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड x cos अल्फा, तो अल्फा हो गया 150 डिग्री और p हो गया 5। तो ये क्या बोलना चाहता है कि 150 डिग्री एंगल पर 150 डिग्री एंगल पर 5 डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी बात कर रही है, ये उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो cos 150 डिग्री होता है माइनस रूट 3/2 और साइन 150 डिग्री होता है हाफ इक्वल टू 5। अब इसको तमीज से लिखा तो माइनस रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो ये y इक्वल टू रूट 3x प्लस 10। तो देखो स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, y एक्सिस को ऊपर कट करेगा। तो आ रहे दोनों सेम। तो ये जस्ट वेरीफाई कराने के लिए, पर मुझे समझाना था तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x cos 30 डिग्री माइनस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस आ गया, प्लस होना चाहिए था। तो ठीक है, माइनस अंदर ले लेते हैं। तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 अभी भी स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ठीक है, x cos माइनस 30 डिग्री प्लस y sin माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। हाँ, अब ये स्टैंडर्ड है। तो अल्फा हो गया माइनस 30 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 5। तो प्लॉट करते हैं। तो माइनस 30 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस 30 डिग्री यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो आएगी उसकी बात चल रही है। तो 5 के परपेंडिकुलर जो आएगी उसकी बात चल रही है। तो ये ऐसा हो जाएगा 5 और ये माइनस 30 डिग्री। नेक्स्ट है टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कोई दो लाइन दे रखे उनके बीच का एंगल निकालना है। तो ये थीटा निकालना है। तो इनका पता क्या है, दोनों लाइन पता है। अगर दोनों लाइन पता है तो तुम्हें दोनों के स्लोप्स पता है, दोनों के स्लोप्स पता है। तो ये थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 ले लो। तो m1 कितना हो गया, tan थीटा 1, m2 हो गया tan थीटा 2। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर कुछ होता है ना, 10th में मैडम ने पढ़ाया होगा तुमको। तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके,
तो दोनों तरफ tan लगा दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू तो tan a माइनस b यानी tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन tan 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब नेक्स्ट एंगल बिटवीन लाइन थीटा हमेशा एक्यूट होता है और एक्यूट होता है तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है पर राइट हैंड साइड तो नेगेटिव भी हो सकती है। राइट हैंड साइड नेगेटिव भी हो सकती है तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो मॉडुलस साइन लगेगा। तो राइट होना पड़ेगा तो इसलिए मॉडुलस साइन लगेगा। नेक्स्ट है रिमार्क इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो यानी न्यूमरेटर 0 हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 तो यानी m1 इक्वल टू m2। तो स्लोप्स आर इक्वल। थोड़ा एक स्टेप और आगे जाते हैं। अगर पहली लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। थोड़े फंडे देता। कभी भी क्या होता है ना जो x और y के जो टर्म होते हैं ये स्लोप्स के लिए होते हैं। ये स्लोप्स के लिए होता है और ये जो टर्म होता है ये होता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन की नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये 0 है तो मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन और अगर ये 0 नहीं है तो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट सारे। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो लाइंस परपेंडिकुलर तो एक का स्लोप m1 है दूसरी का स्लोप m2 है और ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा अगर 90 डिग्री है तो tan थीटा इंफिनिटी हो जाएगा तो डिनोमिनेटर इज 0। तो m1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 तो यानी m1 m2 इक्वल टू -1। बिठा लो इसको दिमाग में। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। नहीं तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर एक लाइन का स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर एक लाइन का स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर एक लाइन का स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेक्स्ट थोड़ा और आगे जाते हैं। अगर एक लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी तो देखो कैसे करेंगे। x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो स्लोप्स को डोमिनेट करते हैं और जो जिसमें x y का टर्म नहीं है वो कांस्टेंट है। वो बस ये बताते हैं कि पासिंग थ्रू ओरिजिन की नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और y के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एंड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये लैम्डा एक अननोन एक इक्वेशन एक कंडीशन है ना। पर कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा दो चीजें ही चाहिए। थर्ड रिमार्क m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 0 का मतलब है m1 इक्वल टू माइनस m2 m1 इज इक्वल टू माइनस m2। तो इसका मतलब है tan थीटा 1 इक्वल टू माइनस tan थीटा 2। तो इसका मतलब है tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा 2। तो इसका मतलब है थीटा 1 इक्वल टू पाई माइनस थीटा 2। तो इसका मतलब है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई और इसका मतलब है कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि दोनों का सम पाई है ना। जब दो एंगल का सम पाई होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। दोनों एंगल्स का सम अगर पाई होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसको थोड़ा और देखते हैं। तो मान लो ये कोई एक लाइन है और ये कोई एक लाइन है। तो अगर ये थीटा बना रही है तो दूसरी सप्लीमेंट्री बना रही होगी। अगर एक थीटा बना रही है तो दूसरी सप्लीमेंट्री बना रही होगी। अब थोड़ा और आगे जाते हैं। अगर इन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर एंगल बाइसेक्टर निकाले तो एक एंगल बाइसेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा और दूसरा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आएगा एक्स एक्सिस आएगा। तो एक्चुअली तो रिमार्क ये बना पहला रिमार्क ये बना कि m1 प्लस m2 अगर 0 है तो लाइंस आर मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा रिमार्क ये बना कि उनके एंगल बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे। उनके एंगल बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगे। थोड़ा और स्पेशल केस अगर मान लो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड भी है तो ये एक थीटा हो जाएगा दूसरा सप्लीमेंट्री यानी पाई माइनस थीटा। तो और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है
अगर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस ही उसकी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी और दूसरी एंगल बाइसेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, दूसरी एंगल बाइसेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। नेक्स्ट, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओरिजिन है तो उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है तो उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस ही एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। फोर्थ रिमार्क, m1 m2 इक्वल टू 1, तो इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो m1 इक्वल टू 1 बाय m2, m1 यानी tan थीटा 1, m2 यानी tan थीटा 2, tan थीटा 2 का रेसिप्रोकल होगा cot थीटा 2, और tan और cot बराबर कब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू पाई बाय 2। तो इससे क्या पता चला? कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर m1 m2 इक्वल टू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। इसका ये मतलब है, तो अगर एक लाइन थीटा है तो दूसरी पाई बाय 2 माइनस थीटा होगी। अगर एक लाइन थीटा है तो दूसरी लाइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होगी, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, ये थर्ड और फोर्थ रिमार्क जो है, ये थर्ड और फोर्थ जो रिमार्क्स हैं, ये ज्यादातर तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा इतना। तो ये जो थर्ड और फोर्थ रिमार्क है, तो ये तुम्हें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ज्यादा मिलेगा। उसका रीजन है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में जनरली पैरेलल लाइंस m1 इक्वल टू m2, परपेंडिकुलर लाइन m1 m2 इक्वल टू -1, वही ज्यादा मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, इसका क्या मतलब है? एक लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और दो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अभी लाइंस में ऐसा नहीं होता ना कि ये लेफ्ट है ये राइट है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा कुछ नहीं होता। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, तो अब मैं अगर बोलूं कि कोई एक पॉइंट दे रखा है तो अब मैं इसकी पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लाइन के लेफ्ट में कि लाइन के राइट में। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसा रिलेटिव सिचुएशन है। तो रिलेटिव के केस में क्या होता है, दो चाहिए, तो दो पॉइंट्स चाहिए, तो दो पॉइंट्स चाहिए तो दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो दोनों अपोजिट साइड है या फिर दोनों सेम साइड है, या तो दोनों अपोजिट साइड है या फिर दोनों सेम साइड है। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, या तो दोनों सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये P पॉइंट दे रखा है x1, y1 और Q दे रखा है x2, y2, तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे लाइन गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, एक टॉपिक में भूल गया था, अपन देख रहे थे कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो उनमें से एक और टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट। इमेज ऑफ ए पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी आना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Okay, so position of a point. अरे बाप रे, अरे यार। ओके, तो P और Q या तो दोनों सेम साइड होंगे या दोनों अपोजिट साइड होंगे। तो P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन ये इस सिचुएशन में ऐसा होगा, तो ये R, तो ये इसको λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, λx2 प्लस x1 अपॉन λ प्लस 1 और λy2 प्लस y1 अपॉन λ प्लस 1, और दिस R lie on the line, R lie on the line, R lie on the line। तो R lie on the line तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो A और x की जगह रख देंगे λx2 प्लस λx2 प्लस x1 अपॉन λ प्लस 1 और B λy2 प्लस y1 अपॉन λ प्लस 1 प्लस C इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है माइनस टाइम्स
ax1 plus by1 plus c अपॉन ax2 plus by2 plus c। तो लैम्डा की वैल्यू आती है ये। अब ध्यान से देखना, तो ax1 plus by1 plus c 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा। ax1 plus by1 plus c 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। ax2 plus by2 plus c ये भी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा। तो अगर ये 0 नहीं है तो या तो दोनों पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज है, यही 4 पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखना, सेम साइन तो सेम, अरे गलत देख लिया, गलत देख लिया। सेम साइन, तो सेम साइन इसका मतलब है कि द रेशियो इज पॉजिटिव बट लैम्डा इज नेगेटिव। लैम्डा इज नेगेटिव, ध्यान से देखना। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन है और लैम्डा आ गया नेगेटिव। लैम्डा नेगेटिव का क्या मतलब है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो इस केस में पॉसिबल है, तो ये एक्सटर्नल इस केस में भी पॉसिबल है। और अगर एक्सटर्नल इस केस में पॉसिबल है तो यानी दोनों क्या हो गए? सेम साइड। तो यहाँ पे अब तुम याद रख सकते हैं सेम साइन सेम साइड, सेम साइन सेम साइड। तो यहां से तुम याद रख सकते हैं सेम साइड सेम साइन, है ना। नेक्स्ट है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन में अब अपोजिट साइन में क्या होगा? रेशियो इज नेगेटिव बट लैम्डा इज पॉजिटिव। तो लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंटरनल सेक्शन, और इंटरनल सेक्शन तभी हो सकता है जब आर पी और क्यू के बीच में हो। आर पी और क्यू के बीच में, अगर आर पी क्यू के बीच में है तो पी और क्यू को अपोजिट साइड होना पड़ेगा। तो अपोजिट साइन तो अपोजिट साइड, सो अपोजिट साइन तो अपोजिट साइड। और एक अच्छी बात क्या है, यही सेम वर्किंग 3D में प्लेन्स में है। सेम 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 एग्जैक्टली, बस z बढ़ जाएगा। तो यही सेम वर्किंग प्लेन्स में भी है, 3D के प्लेन्स में। नेक्स्ट, कभी भी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट निकालने हो ना तो ग्राफिकल अप्रोच यूज करो। ग्राफिकल फास्ट जाता है, ग्राफिकल ज्यादा अच्छा जाता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इंक्लिनेशन, स्लोप, इंटरसेप्ट, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस, जीरो, स्लोप इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म, एंगल बिटवीन लाइंस, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अभी निकालना है। तो ये सब बाकी है अभी, ठीक है, चलेगा। मजे आ रहे हैं ना? ओके, एक मिनट ना, मैं पानी पी लेता। अरे यार, ओके। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इसका ये मतलब है कि एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दे रखा है x1 कॉमा y1। तो इस पॉइंट का इस लाइन से बहुत सारी डिस्टेंसेस आएंगी, बहुत सारी डिस्टेंसेस आएंगी, लेकिन एक ऐसी डिस्टेंस होगी जो शॉर्टेस्ट होगी, वो सिर्फ एक ही है।
डी। और वो कौन सी सिचुएशन है कि जब वो लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये तो अपन ने उसमें भी सीखा था एओडी में, कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालनी है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आती है? उस पॉइंट से ड्रॉ की गई नॉर्मल सामने वाली टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए और ये एक ही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक ही है। तो डिस्टेंस क्या आती है? डिस्टेंस आती है, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो डिस्टेंस आएगा, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, प्रूफ भी अच्छा है इसका। अच्छा क्यों है? क्योंकि कैलकुलस नहीं, मैथ्स में ना ये चीज बहुत काम की है। एक ही चीज को दो अलग तरीके से निकालो और फिर बोलो बोथ आर इक्वल। एक ही चीज को दो अलग तरीके से निकालो और फिर बोलो बोथ आर इक्वल। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो एक ही चीज को दो अलग तरीके से निकालो। तो कैसे निकालेंगे? ये x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस सी बाय, और ये b, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा माइनस सी बाय बी। तो एक ही चीज को दो अलग तरीके से निकालो और बोथ आर इक्वल। तो दो अलग चीज कौन है? एरिया। वो एक ही चीज कौन है? एरिया। तो एरिया को दो अलग तरीके से निकालेंगे। तो पहला तरीका, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस x1 1 y2 1 x3 y3 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करके डी आ जाता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग बात, 3D के प्लेन में भी यही फॉर्मूला है सेम। 3D के प्लेन में भी पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस सेम फॉर्मूला, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस सेम। सी दिमाग में ऐसे चीजें घूमती रहनी चाहिए। जब चीजें दिमाग में ऐसे घूमेगी ना तो यू विल बी मोर स्मार्ट, तो यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन, बेटर अप्रोचेस। तो जितनी ज्यादा चीजें दिमाग में घूमेगी ना तो हमारा माइंड उतना स्मार्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका ये मतलब है कि दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसके डिस्टेंस निकालनी है। पैरेलल लाइन की खास बात ये है कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। पैरेलल लाइन में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो पहली इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो मैंने x एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया माइनस सी वन बाय ए कॉमा 0, और उसका दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो वो आता है c1 माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना, मेक श्योर दोनों के कोफिशिएंट सेम हो, दोनों के कोफिशिएंट सेम हो, नहीं तो गड़बड़ करा देगा। और वो पॉसिबल है, आया हुआ है जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन। उसने पूछा था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स पूछा था तो d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो जस्ट मेक श्योर कि x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, जस्ट मेक श्योर कि x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ओके 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार
हेलो। उद्यान सर, वो दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन में एक लाइन से दूसरे लाइन के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं? वो उसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। तो सपोज जैसे एक लाइन दे रखी है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और y के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, फिर y के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सपोज कल को ऐसा आ गया 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस सिंपल x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है -3, तो मैंने -3। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है y 2, तो वो कर दिया। फिर y के कोफिशिएंट को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इस तरह से निकाल सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है कि एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें लाइन की इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो 2 टाइम, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इंटू हाइट। एक्चुअली पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो AB इंटू हाइट। अब आता है AB कैसे निकालेंगे और हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट हो जाएगी P1, यानी P1 कौन है? P1 है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड CD, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड CD। और पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C1 माइनस C2 अपॉन प्लस P1, हाइट आ गई P1। अब बचा AB, तो AB कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो लाइंस के बीच का एंगल थीटा, अब थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा AB और CD के बीच का एंगल, और एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखो सारी चीजें कनेक्टेड है। पीछे जो बेसिक्स हैं एक्चुअली ना, आरसीसी और स्ट्रेट लाइन ये बेसिक चैप्टर्स हैं। आरसीसी और स्ट्रेट लाइन ये बेसिक चैप्टर हैं, और इनकी हेल्प से बाकी सब निकलता है। तो यहाँ पे भी तुम देखो ना, इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेचारे का इसका कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, सब पीछे से निकलेगा जो अपन ने पढ़े हैं। तो P1 हो गया AB और CD के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और थीटा हो गया AB और CD के बीच का एंगल, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब मुझे चाहिए AB, तो अब मैंने AD और BC के बीच की डिस्टेंस निकाली, वो हो गई P2। तो P2 कितना हो जाएगा? P2 फिर अगेन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कौन? AB, AD एंड BC, AD और BC के बीच की डिस्टेंस है, AD एंड BC के बीच की डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखना, मुझे तो AB चाहिए, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ABP एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर P2 है, और AB हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस पे पहुंचना है, तो AB हो जाएगा P2 कोसेक थीटा, P2 कोसेक थीटा, तो P2 कोसेक थीटा, तो P1 इंटू P2 कोसेक थीटा, P1 इंटू P2 कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसका लेवल और बढ़ाते हैं। इस बार क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशंस दे रखे हैं, तो ABCD, तो ये है y इक्वल टू m1x प्लस C1, ये है y इक्वल टू m2x प्लस C2, ये है नहीं y इक्वल टू m1x है क्योंकि पैरेलल है ना, तो y इक्वल टू m1x m2x प्लस D2, और इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू m2x प्लस D1। तो ये दे रखी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है P1 P2 कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा। P1 होगी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो वो आ जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब P2 कोसेक थीटा, P2 भी हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो D1 माइनस D2 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बचा कोसेक थीटा, तो हम निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मुझे तो कोसेक चाहिए, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर हो गया मॉड ऑफ m1 माइनस m2, बेस हो गई 1 प्लस m1 m2, बेस हो गया m1 प्लस 1 प्लस m1 m2। हाइपोटेनस निकालने के पाइथागोरस थ्योरम से,
तो वो आता है 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। ओके, पर कॉसेक थीटा क्या होगा? तो ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर, फिर d1 माइनस d2 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, और कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनस यानी रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा c1 माइनस c2, तो फॉर्मूला आ जाएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। तो याद करना भी बहुत आसान है, c1 माइनस c2 अपॉन c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। तो c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। तो याद करना भी बहुत आसान है, c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस d2 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अब नेक्स्ट, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, लाइन की इक्वेशन दी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y पैरेलल है ना, प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको पहले y को mx प्लस c में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर तुम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चे करते क्या है कि वो जीरोथ फॉर्म को ही डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में है लाइन। तो ये फॉर्मूला वैलिड कब है? जब लाइन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्मेट में है, तब ये वैलिड है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कंडीशन क्यों कॉन्करेंसी का मतलब? कॉन्करेंसी का मतलब होता है सेम पॉइंट से पास होना। अब दो पॉइंट तो हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। दो लाइन, टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। पर तीसरी लाइन, तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी नॉन पैरेलल लाइंस। पैरेलल होगी तो वो बेचारी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी ना, वो तो अंडरस्टूड है। तो टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। अब इंटरसेक्ट करेगी तो अब तीसरी लाइन, तो तीसरी लाइन चाहेगी तो ट्रायंगल बना सकती है, और तीसरी लाइन चाहे तो कॉन्करेंट भी हो सकती है। तो दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन। तो लाइन की इक्वेशन मान लो aix प्लस biy प्लस ci इक्वल टू 0, वेयर i इक्वल टू 1 2 3। तो i को 1 रख दो, पहली आ जाएगी, i को 2 रख दिया दूसरी लाइन आ जाएगी, i को 3 रख दिया तो तीसरी लाइन आ जाएगी। अब ये तीनों कॉन्करेंट है, तो ये स्पेशल सिचुएशन है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज? देवेंद्र, बाकी स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है कि नॉट क्लियर? आ रही है सर, थोड़ा ठीक है, क्या रहा है, थोड़ा ठीक। थोड़ा क्रैक हो गया है। ऐसा ही क्या? ठीक है, चलेगा। तो मैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 ये तीसरी लाइन। अब बिल्कुल सिंपल सा देखो, बिल्कुल सिंपल सा, ये दोनों लाइन को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करके x1 आएगा y1 आएगा, उसको थर्ड इक्वेशन में रख दो, तो उससे क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसका मतलब होगा एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उसका मतलब होगा कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है तो यानी तीनों लाइन कॉन्करेंट। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है। अब डायरेक्ट इसके कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट 0 होगी, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो इसके कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट 0 होगी, इसके कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट 0 होगी। नेक्स्ट, मेक श्योर ये जीरोथ फॉर्म में होनी चाहिए,
मेक श्योर ये जीरो फॉर्म में होनी चाहिए। तो एक तरफ जीरो और इक्वेशन एक तरफ, तो कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट जीरो आएगी। तो कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट जीरो आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा मैं। तो परसों मतलब सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कल स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का देखते हैं होता है कि नहीं, और परसों सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइल शेयर कर देता मैं। तो अभी अपना ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो फैमिली ऑफ लाइंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली ऑफ लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपना बचा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिस्टेंस अलोंग द लाइन देखता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर है, वो ठीक है, वो इतना खास नहीं है, पर पढ़ेंगे तो सही अपन, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। पर फैमिली ऑफ लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल अपना स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंप्लीट हो जाता एंड फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक होगा होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री, और एक होगी जनरल, और एक होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एडवांस, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आएगा सर्कल, फिर सर्कल, फिर बाकी के जो 3 चैप्टर्स रहेंगे, बाकी के 3 चैप्टर कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में अपना ये पैराबोला और हाइपरबोला आ जाएगा, है ना। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला आएगा। तो ठीक है, तो कल स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करते हैं एंड परसों सर्कल तो स्टार्ट करते ही हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे। सर